जय हिंद फ्रेंड्स, मैं नयन प्रताप एक बार फिर से आप सभी को इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि हम पढ़ रहे थे विद्युत धारा भौतिकी का चैप्टर नंबर 4 जो कि वर्ग 10 के बच्चों के लिए था, और इसमें हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में पढ़ चुके थे। जैसा कि आप जानते हैं कि आइए आज हमारी कौन सी क्लास है, तो आज ये हमारी 9वीं क्लास है, अर्थात 8 दिन जो है हम इसकी वीडियो जो है अपलोड कर चुके हैं आपके इसी चैनल पर। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में हर एक वीडियो को हम अपलोड कर दिए हैं। आप उसे अच्छे से आप उसका नोट्स बनाएं और फिर आप पढ़ें, आपको 100% समझ में आ जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश क्या होती है कि हम प्रत्येक वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाया करते हैं और पीछे से रिलेट करके पढ़ाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि नजर ना आए। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो देखने के क्रम में आप भूल जाएं सब्सक्राइब भी करना है और फिर ये आप मौका गंवा दें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए मेरे भाई, लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हम, जैसा कि हम पढ़ते हैं जिस तरीके से, वो आपको पता ही है। लास्ट क्लास में जो भी पढ़ते हैं उसको एक बार रिवाइज कर देते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हम क्या पढ़े थे कि प्रतिरोध की निर्भरता, यही पढ़े थे। हालांकि हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस शॉर्ट में लिख रहे हैं। हम पढ़े थे किसी चालक तार पर प्रतिरोध की निर्भरता। यही था कि कोई भी चालक तार हो उसमें प्रतिरोध किस प्रकार काम करता है या किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला इसमें ही हम पॉइंट पढ़े हुए थे। पहला पॉइंट ये पढ़े थे कि प्रतिरोध जो है ना, वह चालक तार की लंबाई पर क्या करता है, निर्भर करता है। लास्ट क्लास में पढ़े थे भाई कि प्रतिरोध जो होता है वह चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक तार की लंबाई पर। अर्थात इसका क्या मतलब है मेरे भाई? अर्थात इसका मतलब यह है कि तार जितना ही लंबा होगा उतना ही उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा। उतना ही उसमें क्या होगा, प्रतिरोध होगा। अर्थात रुकावट होगी जिससे कि धारा का प्रवाह नहीं होगा। समझ रहे हैं? दूसरा पॉइंट क्या पढ़ते मेरे भाई? तो दूसरा पॉइंट इसमें हम यही पढ़े हुए थे कि चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं मेरे भाई। यदि आप उसको नहीं पढ़े हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और इस आधार पर हम क्या बताए थे कि R जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। A का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। A का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इट मीन्स अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ये क्या है, वायर है। तो इस वायर को यदि हम, जैसे ये पूरा वायर है, मान लो ये पूरा वायर है, ठीक है, ये दोनों वायर है। अब इस वायर को हम ऐसे काट रहे हैं, यहाँ से काट दिए बीच से, यहाँ से काट दिए बीच से, तो काटे ना, ये कट गया तो 2 भागों में बट गया। अब 2 भागों में बट गया तो ये वाला जो एरिया है ना इसका, ये वाला, यही एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कहलाता है। ये वाला एरिया क्या कहलाएगा? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो कह रहा है ना, दूसरा नियम ये कह रहा है कि यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान ज्यादा है, मतलब ये जो सरफेस है अगर मोटा रहता, मोटा, तो इसका सरफेस इतना होता। तार जो है मोटा रहता तो उसका सरफेस इतना होता, और पतला रहता तो उसका सरफेस इतना सा होता। तो वही बात है यहाँ पर कि ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसका मान ज्यादा होने से तार कैसा होगा, मोटा, और इसका मान कम होने से तार कैसा होगा, पतला। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है, अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल का मान ज्यादा तो प्रतिरोध का मान क्या, कम। प्रतिरोध का मान क्या, कम। उल्टे रिलेशन है इसमें। और यदि क्षेत्रफल के मान को कम किए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये बात होती है, ये बात याद रखेंगे। तो अब देखो, क्षेत्रफल कम का मतलब क्या है, तार होगा पतला। क्षेत्रफल कम का मतलब क्या है, तार पतला। तार पतला होगा, तार अगर क्या होगा, पतला होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। ब्लैक का ब्लैक से समझो, तार अगर पतला हुआ तो प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा। तार यदि मोटा हुआ, ब्लू वाला, तो प्रतिरोध क्या होगा, कम। ये बात होती है। तो जितने मोटे तार होंगे उसमें जो प्रतिरोध होता है ना, वह बहुत कम काम करेगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। इसके बाद हम फिर पढ़े थे चालक तार की प्रकृति पर। इसके बाद हम क्या पढ़े थे भाई? इसके बाद हम पढ़े थे चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर। इसका भी यहाँ पर झोल है भाई, इसका भी यहाँ पर झोल है। क्या है
हम ये पढ़े हुए थे चालक तार की प्रकृति पर, क्या पढ़े थे, एक लोहे का तार है और एक मान लेते हैं कॉपर का तार है, तो किससे आवेश आसानी से प्रवाहित होगा, तो कॉपर से ज्यादा प्रवाहित होगा, लोहे से कम। क्यों, तो इस चीज को हम देखे थे कि लोहे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। अच्छा, इस चीज को हम ऐसे भी समझे हुए थे कि दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो हाईवे है और एक रास्ता जो है वो कच्ची सड़क है। तो याद रखेंगे कि हाईवे जो है उसमें कहीं ब्रेकर नहीं है, ब्रेकर नहीं है तो वहां पर रुकावट नहीं है, रुकावट नहीं है तो धारा जो है आराम से जाएगी। अर्थात जो कॉपर का तार है वह हाईवे है, कॉपर का तार क्या है, हाईवे है, ठीक है। और यदि हम बात करें लोहे की तार की, तो लोहे का जो तार होगा वो क्या होगा, कच्ची सड़क होगी। कच्ची सड़क में क्या है, गाड़ी कहीं नीचे होगी तो कहीं ऊपर जाएगी, कहीं नीचे तो कहीं ऊपर। तो इस प्रकार हम देखें तो जो कच्ची सड़क है उसमें रुकावट है, लेकिन पक्की सड़क में रुकावट नहीं है। तो कच्ची सड़क में मेरे भाई रुकावट है, तो हम कहेंगे कि कच्ची सड़क जो है वो, कच्ची सड़क की प्रकृति ही ऐसी है कि कोई सा भी गाड़ी लेके चलेंगे स्लो चलाना ही पड़ेगा। और जो पक्की सड़क है उसकी प्रकृति क्या है कि वो अच्छी प्रकृति का है, तो उस पर गाड़ी तेजी से चलेगी। सड़क से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं ना, तो कि कच्ची सड़क में आपको प्रतिरोध मिला। तो कच्ची सड़क का मतलब क्या है, चालक तार, एक चालक तार कच्ची सड़क यानी लोहे का तार, कच्ची सड़क मतलब लोहे का तार, और पक्की सड़क मतलब तांबे का तार। तांबे के तार पर गाड़ी आराम से जाएगी और ये कच्ची सड़क पर यानी कि लोहे के तार पर गाड़ी आराम से नहीं जाएगी। क्यों, क्योंकि रुकावट है उसमें। ये बात है, इसको पढ़े हुए थे चालक तार की प्रकृति पर, और फिर यहीं पर पढ़ लिए थे तापमान पर। फिर यहीं पर पॉइंट लगा के क्या बोले थे, तापमान पर, तापमान पर। और हम बोले थे कि यदि तापमान ज्यादा होगा तो आर प्रतिरोध भी ज्यादा होगा, और यदि तापमान कम होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। ये बात पढ़े हुए थे। इसको कैसे समझे थे भाई, तो इसको हम इस आधार पर समझे थे कि यदि चालक तार है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। अब मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है एक सामान्य रूप से गति कर रहे हैं, लेकिन यदि हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा दें तो वो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जल्दी जल्दी भागना चाहेंगे, और जब जल्दी भागना चाहेंगे तो आपस में टक्कर होगा, और टक्कर होगा तो उसके टक्कर के कारण क्या होगा मेरे भाई, उसके टक्कर के कारण ही प्रतिरोध यानी कि रुकावट पैदा होगी, और रुकावट पैदा होगी यानी कि धारा का प्रवाह रुक जाएगा। ये सारा पॉइंट्स जो है हम लास्ट क्लास में पढ़ लिए थे, और इसको पढ़ने के बाद हम आए थे कहां पर भाई, हम आए थे भाई कि हम एक फॉर्मूला बनाए थे कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, और इससे हम यहाँ पर क्या किए थे, या R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहाँ से जैसे ही ये समानुपातिक हटता है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, बराबर, और इसके लिए क्या लग जाता है, रो और L/A। जहां पर रो का मतलब क्या बताए थे, यहाँ पर रो का मतलब बताए थे विशिष्ट प्रतिरोध, इस रो का मतलब विशिष्ट प्रतिरोध बताए थे। और फिर हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकाले थे R, और ये बट्टा में इधर आएगा तो गुना में हो गया, ठीक है, और इतना बराबर क्या हो गया, रो इंटू L। और यदि L को हम इधर भेज दें दूसरी तरफ तो देखना मेरे भाई क्या हो रहा था, R इंटू A/, ये हो गया L बराबर क्या हो गया, रो, और यहाँ से रो का मतलब हो गया विशिष्ट प्रतिरोध, रो का मतलब क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध। तो याद रखेंगे कि रो का जब हम मात्रक निकाल रहे थे तो प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, लंबाई का मात्रक मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर गया। और यहाँ पर इस आधार पर देखो मेरे भाई, तो रो बराबर क्या हो गया, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर, क्या हो गया मेरे भाई, ओम मीटर। और फिर बचा था क्या, परिभाषा, कि इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या होगी, तो हम ये बताए थे आपको, इस विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या बताए थे, सुन लीजिए। इस विशिष्ट प्रतिरोध की हम परिभाषा क्या बताए थे, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम मीटर। इसकी हम परिभाषा ये बनाए थे, यदि आप देखें यहाँ पर R जो है, यह R ध्यान से देखना, ये जो R है वह यहाँ पर रो है और यहाँ पर L है, यहाँ पर A है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये थोड़ा सा स्पीड हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको हम पढ़ा चुके हैं, क्योंकि अब हम आगे बताएंगे तो हम स्लोली बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे, आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो देखिए मेरे भाई, तो यदि हम L का मान कितना कर दें, L का मान 1 कर दें, और यदि हम इसका भी मान 1 ही कर दें तो ये 1 मीटर स्क्वायर हो गया और ये 1 मीटर हो गया। ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अब ये दोनों यदि 1-1 है तो ये दोनों से तो हमें मतलब रहेगा नहीं। अब किससे मतलब है, अब इस प्रतिरोध को मतलब है किससे, इस विशिष्ट प्रतिरोध से, क्लियर है। अब इस प्रतिरोध को मतलब किससे रहेगा, विशिष्ट प्रतिरोध से। तो हम इसकी परिभाषा विशिष्ट प्रतिरोध की क्या बताए थे, हम ये बताए थे कि ये जो भी चीज हम देख रहे हैं ओम के नियम की निर्भरता वो किस पर है,
चालक तार पर है, किस पर है, चालक तार पर है, तो हम कहेंगे कि 1 मीटर चालक तार की लंबाई, या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले, 1 मीटर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी तार की लंबाई यदि 1 मीटर हो, यदि कितना हो, 1 मीटर हो, तो उस चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वही प्रतिरोध क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कैसे कैसे बनाए थे, फिर से सुनो। 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार की लंबाई यदि 1 मीटर हो, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले या अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। अब यदि आपको वो समझ में आ गया है तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का क्या है भाई, आज का नेक्स्ट टॉपिक है चालकता। भाई आपको लगेगा कि हम क्या बता रहे हैं, देखिए ये जानना जरूरी है। CONDUCTANCE कंडक्टेंस, देख लो मेरे भाई, कंडक्टेंस चालकता क्या होती है सुनो, और एक होता है कंडक्टिविटी, उसको कहते हैं विशिष्ट चालकता। सुनिए चालकता क्या होती है, तो कहते हैं कि किसी विद्युतीय परिपथ में हम कह सकते हैं, या इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम मतलब उल्टे को, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, लेकिन क्लास 12th में जाएंगे आप तो चालकता यहाँ पर इसको नहीं बोला है, चालकता नहीं बोला, इसको बोला है चालकत्व। क्या बोला है, चालकत्व, ये ध्यान रखेंगे। तो हम आपको जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अभी आपकी किताब के अनुसार हम इसे चालकता मान सकते हैं, लेकिन क्लास 12th के अनुसार ये क्या है, चालकत्व है, ठीक है। अब देखो इसको चालकत्व या चालकता कहते हैं। और दूसरी बात, इसे सी से या जी से सूचित करते हैं, सी से या जी से सूचित करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ समझ में आया होगा। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक पर ओम होता है, ओम प्रति मीटर होता है, ठीक है, ओम प्रति नहीं सॉरी माफ कीजिए, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक होता है पर ओम, क्या होता है, पर ओम, ओम का पावर -1 क्या होगा, ओम का पावर, ओम का घात -1, ओम का घात -1, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ओम का घात -1, यहाँ पर लिख देते हैं ओम का घात -1, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा सुनो, अब ध्यान देना, इसका मात्रक हो गया, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे ओम के घात -1 को ही इसे महो कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे महो कहते हैं, समझ लेना, इसे महो कहते हैं। क्लियर है। अब देखो मेरे भाई, यदि हम उससे आगे बढ़े तो यहाँ पर आप देखो चालकता बराबर क्या लिख सकते हैं, चालकता बराबर लिख सकते हैं प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम मतलब 1/प्रतिरोध, 1/प्रतिरोध। और यहाँ से देखो मेरे भाई, यहाँ से चालकता को जी से सूचित करते हैं, चाहे सी से लिख दिए, सी बराबर 1/प्रतिरोध, प्रतिरोध को क्या लिखते हैं, आर, ठीक है, ध्यान देना। तो इसका मात्रक क्या बन गया, सी बराबर 1/आर का मात्रक, आर के लिए हम क्या लिखते हैं, ओम, तो ये ओम जाएगा ऊपर, तो सी बराबर क्या हो गया, ओम का पावर -1, और इसी ओम के पावर -1 को क्या कहते हैं, महो कहते हैं। क्या कहते हैं, महो कहते हैं। क्लियर है। अच्छा, जिस प्रकार ये चालकता है ना, उसी प्रकार है मेरे भाई विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व, ठीक है। क्या है मेरे भाई, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, इसको कहते हैं स्पेसिफिक, SPECIFIC, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, CONDUCTANC। इसमें बड़ी कंफ्यूजन होता है, इसी को कहीं कहीं पर लिख दिया है विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब सुनिए क्या है, तो हम कहेंगे कि देखो जैसे ये प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाया, प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाया। तो इसमें क्या है ना, विशिष्ट जुड़ा है ना, तो हम याद रहे आपको कि हम रो को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध रो को क्या बोलते हैं,
विशिष्ट प्रतिरोध, तो इसीलिए हम कहेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं मेरे भाई, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता या चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। और याद रखेंगे तथा इसका SI मात्रक, तथा इसका SI मात्रक, SI मात्रक याद रहे आपको कि इसे हम किससे सूचित करते हैं, सबसे पहले इसे हम लिख दें कि इसे कप्पा से सूचित करते हैं, इसे कप्पा के बनाकर इसको नीचे जो है इसको हम ऐसे घुमा देते हैं, ठीक है, इसे कप्पा से सूचित करते हैं, कप्पा से, इसे कप्पा से सूचित करते हैं। ये आपको लग रहा होगा, ये आपको लग रहा होगा कि हम क्या बता रहे हैं। आप जब क्लास 12th पढ़ेंगे ना, वहां पर ये आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जानना जरूरी था, इसे कप्पा से सूचित करते हैं। और ये याद रखेंगे कि अब कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, तथा इसका मात्रक देख लेते हैं। तो सुनिए, पहले हम क्या लिखे हैं, विशिष्ट, हम क्या लिखे हैं, विशिष्ट चालकता। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बना, यहाँ पर फॉर्मूला बना मेरे भाई, विशिष्ट 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 चालकता बराबर, विशिष्ट चालकता बराबर एक बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर है, एक बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध, यह ध्यान रखेंगे। तो चालकता, विशिष्ट चालकता को हम अभी बताए किसको, कप्पा से सूचित करेंगे। तो कप्पा बराबर एक बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध को क्या लिखेंगे, एक बट्टे विशिष्ट प्रतिरोध को लिखेंगे भाई रो, एक बट्टे रो। अब ध्यान से देखना, गौर से देखना, समझना बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखो मेरे भाई, यदि हम कप्पा को ऐसे ही छोड़ दें तो बराबर एक बट्टे, रो के बदले में हम क्या लिखे हैं भाई, रो के बदले में R इंटू ए बट्टे एल, रो के बदले में क्या लिखे हैं मेरे भाई, R इंटू ए बट्टा में क्या है, टोटल के बट्टे में L लिख दिए। अब इस चीज को हम इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, एक भागा R इंटू ए बट्टा में L लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। एक और मेन तो भाग का चिन्ह ये है ना, मेन वाला, क्योंकि एक बट्टे है R A बट्टे L, एक बट्टे R A बट्टे रो के बदले में R A बट्टे L, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या किए, गुना में R A बट्टे L जो है वो लिखे हैं भाग में, क्योंकि इससे अब फायदा क्या होगा, सुन लीजिए, फायदा होगा कप्पा बराबर हो गया एक गुना, ये L कहाँ चला जाएगा ऊपर, और ये R इंटू ए कहाँ आ जाएगा, R इंटू ए आ गया नीचे। ध्यान से देखना, अब इसका मात्रक बना रहे हैं, वो मात्रक क्या होगा, एक लंबाई का मात्रक मीटर, ठीक है, और R प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक ओम, और ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। एक मीटर से एक मीटर गया, तो कप्पा बराबर क्या हो गया, एक बट्टे ओम मीटर, कप्पा बराबर क्या हो गया, तो कप्पा बराबर एक बट्टे हो गया ओम मीटर। और एक बट्टे ओम मीटर को यदि आप सॉल्व करते हैं मेरे भाई, तो यहाँ से आएगा कप्पा बराबर ओम के पावर -1 और मीटर के पावर -1। तो ध्यान देना कि इसको हम, ध्यान देना इसका मात्रक क्या बना, पर ओम पर मीटर, इसका मात्रक क्या बना, पर ओम पर मीटर। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर ओम का पावर -1 को हम क्या लिखे हैं, ओम के पावर -1 को क्या लिखे हैं, महो, तो इसलिए हो गया, ये बन गया महो पर मीटर, महो पर मीटर। क्लियर है, या इसी को कहते हैं साइमन, साइमन, ठीक है, इसी को कहते हैं साइमन। ये यहाँ पर हो गया। और एक बात हम आपको बता दें, याद रखेंगे, देखिए चालकता में, किसमें किसमें, चालकता में और प्रतिरोध में विपरीत रिलेशन है। क्या है, विपरीत रिलेशन है। जैसे यदि हम आपको बताएं, यदि प्रतिरोध का मान बढ़ा तो चालकता घट जाएगी। मतलब यदि रुकावट ज्यादा आएगी तो गाड़ी की स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, और यदि रुकावट ही कम हो जाए, रुकावट ना रहे, तो आपकी जो चालकता है वो चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब धारा का प्रवाह ज्यादा होगा। अच्छा, सेम कंडीशन किसमें होगा, सेम कंडीशन होगा विशिष्ट प्रतिरोध में। किसमें होगा, विशिष्ट प्रतिरोध में, और विशिष्ट चालकता में, ठीक है।
तो विशिष्ट चालकता बराबर क्या है मेरे भाई, इसका मतलब है 1 विशिष्ट प्रतिरोध, 1 विशिष्ट प्रतिरोध। और इससे हमारे पास क्या मतलब निकल के आया भाई कि यदि विशिष्ट प्रतिरोध का मान ज्यादा होगा तो विशिष्ट चालकता जो होगी वो कम होगी, और यदि विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हुआ, यदि विशिष्ट प्रतिरोध का मान कम हुआ तो चालकता क्या होगी, ज्यादा होगी। यही उल्टा रिलेशन होता है। तो आप याद रखेंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको इतना समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी से ले लें, ले लिए स्क्रीनशॉट। तो चलिए इसको मिटा, तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, अब यहाँ पर अब हमारा अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। ये याद रखेंगे, हमारा टॉपिक क्या है मेरे भाई, प्रतिरोधों का संयोजन। याद रखेंगे आप, प्रतिरोधों का संयोजन। और हम आपको अभी 2 चीजों के बारे में नहीं बताए हैं, इसको पहले बता लें और फिर हम आपको बताएंगे कि प्रतिरोधों का संयोजन कैसे होता है। याद रखेंगे कि प्रतिरोध जो होते हैं, प्रतिरोधों के संयोजन को कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ याद रखेंगे, प्रतिरोधों की जगह हो सकता है प्रतिरोधकों, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, RESISTANCE। तो हम यहां पर रजिस्टर ही लिख देते हैं, RESISTER, रेसिस्टर, ठीक है। और यहां पर हम प्रतिरोधों की जगह पर कर देते हैं प्रतिरोधकों, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, याद ही होगा आपको कि जो भी प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध का साइन क्या होता है, उस प्रतिरोध का साइन हम बताए हुए थे, ऐसे 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 और ऐसे और फिर ऐसे होता है, ये बताए थे। ये हमारा प्रतिरोध का साइन हम आपको बताए थे बहुत दिन पहले, जब हम बता रहे थे परिपथ आरेख, सर्किट डायग्राम, तब हम बताए थे कि बल्ब को कैसे सूचित करते हैं, ओम को प्रतिरोध को कैसे सूचित करते हैं। तो ये है प्रतिरोध। अब देखिए, अब इन प्रतिरोधों को किसी भी चालक तार में जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके हैं। हालांकि जोड़ने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि किसी चालक तार में, किसी भी 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 चालक तार में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए, प्रतिरोधों को या प्रतिरोधकों को जोड़ने के लिए सामान्यतः, क्या मेरे भाई, सामान्यतः 2 विधि का उपयोग किया जाता है। कितनी विधि का उपयोग किया जाता है मेरे भाई, 2 विधि का उपयोग किया जाता है। कितनी विधि का उपयोग किया जाता है, 2 विधि का उपयोग किया जाता है। अब वो कौन कौन सी 2 विधि है मेरे भाई, जरा सा उसको भी देख लिया जाए कि आखिर वो 2 विधि कौन कौन सी है। तो देखिए मेरे भाई, पहली जो विधि है ना, उस विधि का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन। हालांकि संयोजन को समूहन लिखा है, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हम लिख रहे हैं, या फिर चलिए आपके लिए लिख देते हैं समूहन, ठीक है। और इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन इन सीरीज या सीरीज कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, SERIES, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन, क्लियर है। और दूसरा वाला जो है उसको कहते हैं मेरे भाई, उसको कहते हैं समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसको कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसको क्या बोलते हैं, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये होता है, ये 2 तरीके हैं जिन तरीकों की सहायता से हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम की सहायता से हम प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं, ठीक है। ऐसा ही नहीं है कि केवल और केवल प्रतिरोधकों को ही जोड़ते हैं, बोले नहीं हम कि 2 पॉइंट हम छोड़े हैं। वो कौन कौन सा पॉइंट है, एक पॉइंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर और एक पॉइंट है जिसका नाम है भाई एमीटर। इस पॉइंट को, इस टॉपिक को, इस
इस तथ्य को बताने के बाद हम आपको ए मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में बताएंगे, ठीक है, कि उसको किस आधार पर जोड़ा जाता है और उसको उसकी परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। क्लियर? सुनना मेरे भाई, ये श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है, तो देखिए सपोज वी हैव सम बैटरीज, ऐसा आप मानिए कि हमारे पास कुछ बैटरीज है, जैसे ये एक बैटरी है और ये एक बैटरी है। अब इस बैटरी को हम किसी चालक तार से जोड़ रहे हैं, इस बैटरी को हम किसी चालक तार से जोड़ रहे हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक चालक तार है, ये हमारे पास एक चालक तार है, तो इस चालक तार से एक हम यहां पर जोड़ सकते हैं और दूसरा हम कहां जोड़ सकते हैं, तो दूसरा हम जोड़ सकते हैं मेरे भाई यहां पर, दूसरा हम जोड़ सकते हैं यहां पर, जोड़ रहे हैं, ये चालक तार से जोड़ लिए, ये जोड़ दिए ना। तो सुनना मेरे भाई, और यहाँ पर ये जो तार है ना, यहाँ पर समझ लो कि इधर बैटरी लगाए हैं, यहाँ पर क्या लगाए हैं, बैटरी, यहाँ पर बैटरी लगाए हैं, इसको जोड़ रहे हैं ना मेरे भाई। जब हम इसको जोड़ रहे हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन है आपको, ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। कंफर्म? समझ गए? इसको कहेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। ये बैटरी की सहायता से दिखा रहे हैं, हम आपको बिजली की भी सहायता से दिखाएंगे, घबराइए मत। ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या होता है भाई? लाइन में होना, सीरीज में होना। कई बार आप सुने होंगे कि जब कहीं फॉर्म डालने जाते हैं या फिर स्कूल में आप प्रेयर करने के लिए जाते होंगे, तो टीचर्स कई बार बोलते हैं कि भाई सभी लोग एक सीरीज में खड़े हो जाइए, एक लाइन में खड़े हो जाइए। तो लाइन जो है ना वो सीरीज है, ठीक है। अब सुनो, अब देखो वो सीरीज हो गया। अब एक दूसरा है क्या? पैरेलल। पैरेलल का मतलब आप जानते हैं समांतर। समांतर का मतलब क्या? प्रतिरोध जो जुड़ेंगे वह एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर होंगे। जैसे ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध है, तो ये दोनों प्रतिरोध जो होंगे ये एक दूसरे के समांतर होंगे, ऐसे समांतर होंगे। और जो तार जुड़ेगा ना, वो तार कैसे जुड़ेगा? ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। हम आपको कैसे दिखा दें, यहाँ पर देखिए, ये जो है ये यहाँ पर ये इससे जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिए, आपको दिखाते हैं। देखो भाई, आप इसको यदि जोड़ते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, ये पैरेलल हो गया, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये एक दूसरे के क्या हो गए? पैरेलल हो गए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे ना, इस वाले रेजिस्टेंस का जो एक सिरा होगा ऐसे बाहर निकालेंगे, और इस वाले रेजिस्टेंस का भी एक सिरा ऐसे बाहर निकालेंगे, इसका भी एक सिरा बाहर निकालेंगे और इसका भी एक सिरा बाहर निकालेंगे, ठीक है। और उस सिरे को यहां पर जोड़ेंगे इससे, और दूसरे वाले सिरे को हम इससे, दूसरा वाला जो सिरा है उसको हम यहां पर जोड़ेंगे, ठीक है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? वो तो आपको समझ में आ रहा है ना। देखो, इस वाले ये ऊपर एक प्रतिरोध है और एक नीचे वाला प्रतिरोध है, दोनों पैरेलल हो गए। अब इसका एक तार निकला और इसका एक तार निकला, दोनों को आपस में जोड़ दिए। इसका भी तार निकला, इसका भी तार निकला, दोनों को आपस में जोड़ दिए। और जो बैटरी वाला तार है, दो कनेक्शन होंगे ना, दो कनेक्शन प्लस और माइनस, तो एक कनेक्शन जाके इन दोनों के ज्वाइंट पर जुड़ेगा और एक कनेक्शन जाकर इन दोनों के ज्वाइंट पर जुड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम? इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को कहते हैं मेरे भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सुनो, अब सुनना, ध्यान देना। इसको हम परिभाषित कैसे करेंगे? परिभाषित करने का भी तरीका बताते हैं। सबसे पहले हम इन दोनों के एग्जाम्पल्स को देख लें थोड़ा सा, ताकि एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। देखो मेरे भाई, यहां पर क्या है, यहां पर हम एक प्रतिरोध ले रहे हैं, ये एक प्रतिरोध हो गया, ठीक है। ठीक है, ये तीन प्रतिरोध हो गए आपके पास, और इनको हम क्या किए हैं, आपको मालूम ही है कि ये क्या है अपने पास, ये क्या है अपने पास, ये है एक बैटरी। ये क्या है मेरे भाई? बैटरी है। और बैटरी का ये कौन सा हिस्सा है? प्लस वाला। और ये कौन सा हिस्सा है? माइनस वाला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, देखो। और ये है प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध। प्रतिरोध को क्या किससे सूचित करते हैं? आर से। ये भी आर से और इसको भी आर से। ध्यान से देखना। अब ये अगर तीनों आर 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 है, तो तीनों में कुछ ना कुछ डिसिमिलैरिटी तो होगी ही होगी, या सिमिलैरिटी भी होगी। तो चलो कोई नहीं, हम मान लेते हैं, इसका हम नामकरण कर लेते हैं, ताकि नामकरण कोई करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। तो इसको हम मान लिए R1, क्या मान लिए? R1। इसको मान लिए R2 और इसको मान लिए R3, ठीक है। तो देखो भाई, मेरे भाई ध्यान से सुनना। आप ये एक बात, हम आपको एक बात बताए थे कि जो आवेश होते हैं वह आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन और दूसरा क्या होता है? ऋण। दूसरा क्या होता है? ऋण।
और धन और ऋण आवेश में हम पढ़े हैं कि यदि एक कोई पदार्थ ए है, इस पर धन आवेश है, और यदि कोई पदार्थ दूसरा है बी है और उस पर क्या है ऋण आवेश है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे अट्रैक्ट करेंगे। और इसमें हम एक बात भी पढ़े थे कि ये यदि हमारे पास एक क्यू चार्ज है जिसको हम क्या बोल रहे हैं स्रोत आवेश, और यहाँ पर कोई दूसरा क्यू चार्ज है प्लस है और ये भी प्लस है, इसको यहाँ पर लाएंगे इसके क्षेत्र में तो इसको रिपेल करेगा। लेकिन यही यहाँ पर ये क्यू रहे और यहाँ पर ये माइनस का क्यू रहे तो ये जो है ना ये तुरंत आकर्षित होगा। ये क्या होगा आकर्षित होगा, ये बताए हैं ये तुरंत आकर्षित होगा। यानी कि अब देखना इस चीज को हम दो तरीकों से बताए थे कि यदि हम इस क्यू आवेश को एक बिंदु यहाँ पर ले आते हैं और एक बिंदु यहाँ पर ले आते हैं, तो अगर हम इस बिंदु पर लाते हैं, मान लो कि ये बिंदु बी है और ये ए है, तो यहाँ पर विभव होगा वो होगा भी बी, यहाँ पर जो विभव होगा वो होगा भी ए, और भी ए जो होगा यहाँ पर उच्च विभव होगा। क्या होगा मेरे भाई उच्च विभव, और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई निम्न विभव। और इस चीज को हम इस तरीके से क्लियर किए थे कि ये जो है क्यू जो चार्ज है प्लस वाला, ये प्लस है, इसके पास कुछ नहीं तो क्या है प्लस है। ध्यान देना कि इसका विद्युतीय क्षेत्र जो है ना, इसकी जो आकर्षण की जो क्षमता है ना पास में ज्यादा होगी। अरे आप ही सोचो ना, दूर दूर अगर है, जैसे हमारे पास जैसे आप इसको समझो कि ये यहां से यहां पर आया तो इस वाले से दूर है ना, इसके केंद्र से यह दूर है तो यहाँ पर कम बल लगा। लेकिन अगर यहाँ पर लाए हैं तो ये इस पर ज्यादा बल लगाएगा। अब ज्यादा बल लगाएगा इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आया तो कम बल में ही आ गया और यहाँ पर आया तो ज्यादा बल लगा। तो जब कम बल आया ना तो उसको कहेंगे निम्न विभव, और जहां पर ज्यादा बल लगा उसको कहेंगे उच्च विभव। अब सेम काम होगा मेरे भाई, सुन लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा। जब धारा हम जोड़े हुए हैं तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा हमारी बहती है इस दिशा में। आप जानते हैं ये बात अच्छी तरीके से कि जो धारा है हमारी, इधर से धारा बहेगी, धारा का प्रवाह होगा इस दिशा में, धारा जाएगी और धारा इधर से मुड़ेगी, धारा इस दिशा में। यहाँ पर धारा को हम आई से सूचित करते हैं, आई दिखा दिए, ये आई हमारी ऐसे आ रही है, ये इधर गई और ऐसे मूव करके आ रही है। लेकिन आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की जो दिशा होगी वह किधर से किधर होगी, वो होती है माइनस से प्लस की ओर, मतलब इधर से इलेक्ट्रॉन जाएंगे। याद रहे हम ब्लू वाला दिखा रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को। ब्लू वाला किसको दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगी। अब ध्यान देना इधर इसको समझ लीजिए जरा सा, ये इसको जरा सा समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है ना इस दिशा से जाएगी, इस दिशा से इस दिशा में मूव करेगी, लेकिन धारा हमारी ऐसे चलेगी। अब सुनना मेरे भाई, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, माइनस होता है। क्या होता है, माइनस होता है, ऋण आवेश। अब ऋण आवेश है और यहाँ पर ये बैटरी का धन ध्रुव है तो इसके पास क्या है प्लस, तो और यहाँ पर क्या है माइनस। तो माइनस है तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस दिशा से मूव करना शुरू किए। इलेक्ट्रॉन जो है इस चालक तार में होंगे इलेक्ट्रॉन, वे इस दिशा से मूव करना शुरू किए, इधर से भागेंगे। क्यों, क्योंकि माइनस और माइनस में क्या होता है, माइनस और माइनस में प्रतिकर्षण होता है। माइनस और माइनस में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यहाँ से माइनस भागेंगे तो यहाँ पर जाएगा और ऐसे जाएगा इस दिशा में। तो ध्यान देना मेरे भाई, ध्यान देना, धारा तो हमारी ऐसी बहेगी, धारा में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन आप देखो मेरे भाई, यहां पर एक बिंदु ले लो और यहां पर एक बिंदु ले लो, और यहां पर हम देखें कि इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाना है। कहां से कहां, यहां से यहां ले जाना है। तो आप एक बात बताइए कि यहां पर ले जा रहे हैं तो इस वाले ध्रुव से यह पास में ही तो है, और ये जो है इस वाले ध्रुव से यह दूर में ही तो है। जिस प्रकार हम ये बताए कि ये जो प्लस का क्यू चार्ज है ये पास में है और ये कहां पर है, दूर में है। ये पास में है और ये दूर में है, तो इसको हम यदि यहां पर लाएंगे तो कम बल लगेगा और यहां पर लाएंगे तो ज्यादा बल लगेगा। वही काम है कि इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, क्यू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्यू का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो मान लो कि इस बिंदु पर कम बल लगा इसके द्वारा और इस बिंदु पर ज्यादा बल लगा, तो इसके लिए जो विभवांतर आया, विभवांतर क्या आया, विभवांतर, ये ध्यान रखेंगे, इसको हम ऐसे दिखा रहे हैं, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं। इसके लिए जो विभवांतर आया, यहाँ पर भी था, यहाँ पर क्या लिखे थे, भी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, भी, और यहाँ पर 3 है ना तो लिख देंगे 3, V3 होगा। क्या होगा, V3। अच्छा, ठीक वैसे ही यहाँ पर बिंदु ले ले और ये वाला बिंदु ले ले, तो इसके बीच जो विभवांतर होगा, ये 2 है, ये क्या होगा, V2 होगा, ठीक है। और ठीक वैसे ही मेरे भाई, ठीक वैसे ही यदि हम इस वाले को ले ले और यहाँ पर एक सिरा ले ले, तो इसका जो विभवांतर होगा वो क्या होगा मेरे भाई, वो होगा V1 होगा। वो क्या होगा,
V1 होगा। तो आप क्या देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मेरे भाई, आप ये देख रहे हैं इसमें, आप ये देख रहे हैं इसमें, आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर जो विभवांतर आ गया वो एक बार V1 आया, एक बार क्या आया V2 आया, और एक बार क्या आया V3 आया। ये समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या है, विभवांतर का जो मान है ना, विभवांतर का मान वो है अलग अलग। विभवांतर का मान क्या है मेरे भाई, अलग अलग। विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है। लेकिन जो विभव है क्या है भाई, विभव, सॉरी माफ कीजिए, लेकिन जो धारा है वो धारा का मान क्या है, एक समान है। धारा का मान क्या है, एक समान है। तो यहां से आपकी परिभाषा क्या बनेगी कि प्रतिरोधों का वैसा संयोजन, या फिर नॉर्मली बोल सकते हैं कि वैसा संयोजन जिसमें धारा का मान एक ही रहता है, परंतु लेकिन हम कह सकते हैं विभवांतर का मान अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे R1 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V1 है, और R2 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V2 है, और R3 प्रतिरोध के लिए विभवांतर V3 है ना। तो ये विभवांतर क्या है, अलग अलग है, लेकिन धारा जो बहेगी वो क्या बहेगी, सेम बहेगी। धारा क्या बहेगी, सेम। ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन हमारे पास कौन सा है भाई, वो है समांतर क्रम संयोजन। तो चलिए उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए समांतर क्रम संयोजन को यदि आप समझते हैं तो ध्यान से देखें, ध्यान से देखें, यहां पर इसके फिगर को हम बना रहे हैं समांतर क्रम संयोजन को। तो इसमें क्या होगा ना मेरे भाई, इसमें जरा सा चेंजिंग होगा। इसमें हम बताए थे अभी आपको कि ये एक तार होगी, ये ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ठीक है, और ऐसे ऐसे हो गई। इसको थोड़ा सा और कम कर ले, यहां से ये ऐसे निकल गई, ऐसे निकल गई, ऐसे, ठीक है, और यहां से ठीक है, ठीक है, अब सुनना, और यहां से ठीक है, और ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपस में एक जगह जुड़ेंगे, और यहां से एक तार निकल गई, ये बैटरी हो गई, ठीक है। और अब सुनना, ध्यान देना, ये बैटरी का ये कौन सा पॉइंट है, ये प्लस वाला है, और ये कौन सा है, माइनस वाला है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, और इन प्रतिरोधों का भी थोड़ा सा नाम लिख दें। ये है R1, ये है R2, और ये क्या है, R3 है, ठीक है, दिखाई दे रहा है, R1 R2 R3। सुनना, ध्यान से सुनना और समझना मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो मेरे भाई, अब सुनना, ध्यान देना, इसमें जो धारा बहेगी ना, इसमें जो धारा बहेगी वो धारा ऐसे बहेगी, धारा जा रही है और ऐसे निकलेगी, निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करेंगे ना मेरे भाई, इसमें क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन। ये तो धारा की दिशा है, ये किसकी दिशा है, धारा की दिशा है, धारा आई की दिशा है, यहां पर आई, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करेंगे, तो आप जानते हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह ऐसे मूव करेंगे, इधर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की गति होगी, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेंगे, क्लियर है। अब सुन लेना, ये है इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनो मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आएगा, ठीक है। अब सुनना, ध्यान देना, ध्यान देना, अंतर कहां होगा वो सुनिए। देखिए इस वाले प्रतिरोध का जुड़ाव बिंदु क्या है, ये है, इसी प्रतिरोध का यहां पर जुड़ाव बिंदु है, पहले वाले प्रतिरोध का जुड़ाव बिंदु ये है। अच्छा, दूसरे वाले प्रतिरोध का भी, ये वाला जो प्रतिरोध है इसका भी जुड़ाव बिंदु यही है, यही है। अच्छा भाई, तीसरे वाले प्रतिरोध पर आना मेरे भाई, तीसरे वाले प्रतिरोध पर इसका भी जुड़ाव बिंदु ये है, ये है। यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉन चलेगा वह इलेक्ट्रॉन इस पथ पर भी जाएगा, इस पथ पर भी जाएगा, इस पथ पर भी जाएगा, और वो भी समान रूप से जाएगा। किस रूप से मेरे भाई, समान रूप से। किस रूप से मेरे भाई, समान रूप से। ध्यान से देखना, यहां पर इलेक्ट्रॉन जब जा रहे थे तो यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन जो है, उसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण विभव का मान अलग हो रहा था। कारण हम बताए हैं आपको, अभी बताए हैं मेरे भाई, कि यहां पर जो है, यहां पर इसका आकर्षण क्षमता कम है, ठीक है, तो यहां पर विभव क्या होगा, अलग होगा। यहां पर जो है आकर्षण क्षमता कुछ और है, तो यहां पर भी विभव अलग होगा। तो इन दोनों का विभव का अंतर, विभवांतर V3 हो गया। अच्छा अब देखो,
अब इस बिंदु और इस बिंदु को लेते हैं, तो इस बिंदु पर विभव जो है क्या होगा, यहां से यह दूरी पर है तो ये क्या होगा, इसका विभव कुछ और होगा, और लेकिन यहां से यह जो है, यहां से यह जो है बहुत पास में है, तो यहाँ पर आकर्षण बल ज्यादा लगा तो यहाँ पर विभव कुछ और होगा, तो विभव का मान यहाँ पर क्या हो गया, अलग हो गया, जिसको हम V2 लिखें। अब दोनों के विभव का अंतर विभवांतर ये V2 लिख दिए। अच्छा, इस बिंदु और इस बिंदु को देखिए, तो ये बिंदु इसके करीब है और ये क्या है, दूर है, तो ये बिंदु अगर इसके करीब है तो यहाँ पर आकर्षण बल जो है इसके द्वारा ज्यादा लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर विभव का मान ज्यादा होगा और यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आप ये मत देखिए कि यहाँ से पास है तो ज्यादा लगेगा ना, यहाँ पर देखना, ये परिपथ को देखना। अब इस आधार पर देखो मेरे भाई, तो यहाँ पर विभव ज्यादा होगा और यहाँ पर कम हो गया, तो एक बार यहाँ ज्यादा यहाँ कम, तो इसका अंतर भी इसके विभव का अंतर V1 हो गया, एक बार यहाँ ज्यादा यहाँ कम तो इसके अंतर V2 हो गया, यहाँ ज्यादा यहाँ कम तो इसका अंतर V3 हो गया। यानी कि विभव जो है ना, विभव का मान इसमें अलग अलग था, किसके कारण भाई, इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण क्षमता के कारण, इलेक्ट्रॉनों के आकर्षण क्षमता के कारण। अब देखना, अब सारा इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आया, सारा इलेक्ट्रॉन जो है वह यहां पर है, इस रास्ते में। अब जब इलेक्ट्रॉन भाई मेरे, जब जाएगा ना इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, ध्यान से सुनना, जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस रास्ते जाएगा, ध्यान से, जब इलेक्ट्रॉन इस रास्ते से मूव करना शुरू करेगा और इस रास्ते से जाएगा, ध्यान से सुनना, तो ध्यान से देखना, ध्यान देखना, तो इस बिंदु पर जैसे ही इलेक्ट्रॉन पहुंचा ना, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यह इलेक्ट्रॉन इसमें, इसमें और इसमें समान रूप से वितरित हो जाएगा, समान रूप से वितरित हो जाएगा, जिसके कारण, जिसके कारण इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा, विभवांतर सेम होगा, भी ही होगा, इनका विभवांतर क्या होगा, भी ही होगा, इसका विभवांतर नहीं बदलेगा, इसका विभवांतर क्या होगा, नहीं बदलेगा, ये बात ध्यान रखेंगे, इसका विभवांतर नहीं बदलेगा। लेकिन धारा का जो मान है, वह धारा का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, धारा का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। R1 प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो जाएगा I1, R2 प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो जाएगा I2 और R3 प्रतिरोध के लिए धारा का मान हो जाएगा I3। धारा का मान चेंज हो जाएगा, लेकिन विभवांतर क्या होता है, दो निश्चित बिंदुओं के विभव का अंतर, यानी कि मान लो कि ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, तो इन दोनों बिंदु के विभव का अंतर विभवांतर हो गया, तो विभवांतर तो तीनों बिंदु का सेम ही होगा। विभवांतर क्या होगा, विभवांतर तो तीनों का सेम ही होगा, R1 का भी विभवांतर भी होगा, R2 का भी विभवांतर भी होगा और R3 का भी विभवांतर भी होगा। लेकिन धारा जो है ना, वह धारा क्या होगी मेरे भाई, धारा बट जाएगी I1 में, I2 में और I3 में। इस चीज को आप यहाँ पर यदि आपको देखने में तकलीफ हो रही है तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये I1, ये हो गया I2 और ये हो गया आपको I3। क्लियर है, ये धारा हो गई, क्लियर है। तो यही आपका दोनों में अंतर है, दोनों में क्या अंतर है, यही अंतर है कि हम कहेंगे वैसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान अलग अलग परंतु धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है, तो ऐसे संयोजन को क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन। और वैसा संयोजन जिसमें विभवांतर का मान सेम होता है, एक जैसा होता है, परंतु धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, वैसे संयोजन को क्या कहेंगे मेरे भाई, वैसे संयोजन को कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। उम्मीद करते हैं इतना सारा पॉइंट जो है आपको आपके दिमाग में फिट हो गया होगा। तो चलिए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा, श्रेणी क्रम संयोजन की परिभाषा। तो देखिए हम क्या बोलेंगे कि वैसा संयोजन जिसमें, अब चूंकि इसमें जोड़े क्या हैं, इसमें जोड़े हैं प्रतिरोध, तो हम लिखेंगे वैसा संयोजन जिसमें अलग अलग प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान, किसका मान मेरे भाई, विभवांतर का मान एक समान होता है, परंतु धारा का मान क्या होता है, विभवांतर का मान असमान होता है, माफ कीजिए, यहां पर क्या होगा,
असमान होता है, असमान होता है, परंतु धारा का मान क्या होता है, एक समान होता है, एक समान होता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। और इसमें जोड़ना होगा तो जोड़ लीजिएगा, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। अब सुनना दूसरा क्या होगा, दूसरा, हालांकि इसकी परिभाषा जो है, इस परिभाषा के आधार पर याद रखेंगे कि यदि हम समतुल्य प्रतिरोध निकालें, छोड़ो इसको नेक्स्ट डे बता देंगे, अभी हम परिभाषा पर ही हैं। अभी अब आपके पास है समांतर क्रम संयोजन। अब आपके पास क्या है, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। तो हम कह देंगे कि वैसा संयोजन जिसमें, वैसा संयोजन जिसमें 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 अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, क्या बोल सकते हैं, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए, अलग अलग प्रतिरोधों के लिए विभवांतर का मान, किसका मान मेरे भाई, विभवांतर का मान, विभवांतर का मान एक समान होता है, एक समान होता है, किंतु विभवांतर का मान एक समान होता है, परंतु धारा का मान, धारा का मान अलग अलग होता है। धारा का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या कहलाता है, अलग अलग होता है। क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। अब यहां पर इसके कुछ फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए उन फॉर्मूलों को हम नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, या फिर कहिएगा तो अभी देख लेते हैं। तो चलो देखो भाई, यदि आपके पास प्रतिरोध जो है ना R1 R2 R3 है, तो यदि हम इसका R इक्विवेलेंट निकाले, क्या निकाले, R इक्यू भी मतलब समतुल्य प्रतिरोध, तो R इक्विवेलेंट बराबर होगा R1 जोड़ R2 जोड़ R3। हो गया, क्या हो गया, R1 जोड़ R2 जोड़ R3। और यहां पर यदि हम निकालें R इक्यू, तो R इक्यू क्या होगा, याद रखेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर 1/R इक्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/R इक्यू। ठीक है, तो 1/R इक्यू भी बराबर होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और यदि हम आपको जानकारी दे दें तो हम आपको यह भी बता सकते हैं कि यदि n प्रतिरोध रहे, क्या रहे, n प्रतिरोध रहे, तो n प्रतिरोध रहे तो प्लस में डैश 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 प्लस का Rn हो जाएगा। यदि n प्रतिरोध रहता है तो यहाँ पर प्लस देने के बाद डैश डैश डैश, यहाँ पर प्लस, लास्ट में क्या हो जाता, Rn। और वैसे ही अगर n प्रतिरोध रहता है इसमें भी, तो प्लस के बाद डैश 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 और प्लस का 1/, क्या हो जाता, Rn हो जाता। और ये रहा आपके पास R इक्विवेलेंट। क्लियर है। उम्मीद करते हैं इतना सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि मैं वाकई आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और आपके लिए ही सभी चीजें अपलोड कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो पर वॉचिंग आवर भी बढ़वा सकते हैं, दोस्तों के पास भेज सकते हैं इस वीडियो को, और चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वा सकते हैं। ठीक है, और उन बच्चों के पास तो खासकर भेजिए जिनके पास साधन नहीं है पढ़ने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो यूट्यूब की सहायता से आराम से पढ़ सकता है। ठीक है, और मैं आपको प्रॉमिस जैसा कि किया हूं कि मैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स सब कंप्लीट कराऊंगा आपके एग्जाम से पहले, और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। इसके साथ साथ हम बोले थे इंग्लिश भी कराएंगे, और इंग्लिश के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सोशल साइंस पे भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और देखते हैं अगर समय मिलता है तो इसी चैनल पर 11th और 12th की भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपको हमारी वीडियो, हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको अच्छी लगती है, पढ़ाई अच्छा लगता है, तो आपका ये दायित्व बनता है, उत्तरदायित्व ये बनता है कि आप इस चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़वाएं। यही हमारी गुरु दक्षिणा है, और फिर हमारा मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ने से हमारी वीडियो जो है और आपकी आएगी। अभी तो एक एक बना रहे हैं, यदि आपका प्यार दिखा
तो हम 2-2 वीडियो 3-3 वीडियो एक दिन में डालना शुरू करेंगे, ठीक है। अभी तो यहाँ उतना सारा सेटअप भी नहीं है, जैसे तैसे हम वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप सभी का प्यार दिखा तो बहुत जल्द ही इसे हम लोग क्या करेंगे, एक बड़े से सेटअप के रूप में तैयार करेंगे और डेली रेगुलरली आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी और फ्री में आपको पढ़ाएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ सेशन को आज समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद। एक बात और, कल संडे है, कल वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। कल शॉर्ट्स आएंगे, उनको देख लीजिएगा।